गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। तो चलिए साथियों, फटाफट कमेंट्स करना तैयार कर दीजिए, कमेंट्स करना, क्योंकि आज भी आपकी टेस्ट सीरीज है 50 प्रश्नों की सुपर संडे महा मैराथन के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। पीछे के सभी वीडियो आपने पसंद किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद है साथियों। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है आज के रिवीजन क्लास का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है, दो बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है, दूरी कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्षयवृद्धि कहते हैं उसे, रेखा कहते हैं उसे, पोत कहते हैं उसे, या रूप। तो इसमें से क्या कहते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को? लाइक दैट अगर हम ए लिख दें और यहाँ बी लिख दें, मैं इन दोनों को बिंदु हम लोग मान लेते हैं, तो इन दोनों की ये जो बीच की दूरी है, ए और बी के बीच का ये जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? ये है हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहले प्रश्न की शुरुआत हो चुकी है। कमेंट्स की आपकी शुरुआत हो जानी चाहिए मेरे उत्तर देने से पहले। तो पहले प्रश्न का सही जवाब होगा रेखा कहते हैं, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो खींचा जा रहा है वो रेखा ही है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। अजंता शैली फिर से कहाँ पर जीवित हुई? अजंता शैली फिर से जीवित हुई कहाँ पर? पटना में, लखनऊ में, जयपुर में या बंगाल में? अजंता शैली में जो भित्ति चित्र मिले, जो मिश्रित तकनीक, फ्रेस्को तकनीक मिली, वो एक बार फिर से जीवित हुई। इसमें से कहाँ, ये पूछ रहा है हमारा प्रश्न। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। और 50 प्रश्नों की आज की सुपर संडे मैराथन चल रहा है आपका, क्योंकि आज आपका संडे है, तो संडे मैराथन सुपर रिवीजन क्लास है आपकी। अच्छे प्रश्नों की सीरीज है और उम्मीद करूँगा कि आज भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा। ठीक है, तो अजंता शैली फिर से कहाँ पर जीवित हुई, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। और दूसरे प्रश्न का सही जवाब है बंगाल में। कहाँ जीवित हुई? बंगाल में। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 का कहना है, मूल रूप से बोस के चित्र में किसका अंकन हुआ? मूल रूप से बोस मतलब नंदलाल बोस के चित्र में किसका अंकन हुआ? लक्ष्मी का, विष्णु का, शिव का या राम का? मूल रूप से बोस के चित्रों में किसका अंकन हुआ चित्र में? चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और आज एक कमेंट्स मैं लेने वाला हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कमेंट्स है ये, मैं आपको बता देता हूँ। इस पर काफ़ी गौर करिएगा आप लोग। थोड़ा सा मैं बस बता देता हूँ कि एक कमेंट्स आया था सचिन नायक का, उनका नाम है सचिन नायक, और उन्होंने कमेंट्स किया था कि सर जो है कोई मिश्रा जी के क्लासेस हैं, किसी चैनल का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, और कोई मिश्रा ही करके हैं चैनल, और उन्होंने सचिन नायक जी से 1200 रुपये जो है लिए हैं नोट्स के नाम पे, और मतलब उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कमेंट्स किया भी, आप कमेंट्स देख सकते हैं, उसमें कमेंट्स में हैं उनके कि उनके साथ धोखा हुआ है और वो 1200 रुपया दिए और उस चैनल ने उनको वो सब नहीं दिया जो उनको चाहिए था। तो इस सब चक्करों में, फ्रॉड गिरी के चक्करों में आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, आप भी मत पड़िएगा। सचिन नायक जी का कमेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे पिछले वीडियो में, पीछे वाले में। ठीक है, और आप भी बिल्कुल सावधान रहिए। सावधान से मतलब ये है कि आप लोग जो है, अगर कोई हमारे चैनल के नाम से कोई नोट्स देने की बात करता है तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सभी नोट्स फ्री पढ़ाता हूँ और अपने चैनल पे ही पढ़ाता हूँ, कोई स्पेशल किसी के लिए नहीं है, सबके लिए एक बराबर चीज़ें पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, तो डेली रात 8 बजे आपको डेली फ्री क्लास आपकी चलती है, बस आपको सिर्फ यूट्यूब पे देखना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। तो किसी और के चक्कर में मत पड़िएगा, इन सब चक्करों में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। चुपचाप पढ़िए किताबों से, सेल्फ स्टडी। और अगर आपका चैनल मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो मेरे चैनल को पढ़िए। ठीक है, सावधानी जरूर बरतिएगा साथियों।
सचिन नायक जी की तरह फिर से आप लोग ना धोखा खाइएगा, इसलिए सचिन नायक जी ने कमेंट्स के द्वारा ये सावधानी दी है ठीक है। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा शिव। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कह रहा है। असित कुमार हल्दर ने बाघ की गुफा के चित्रों की जो प्रतिलिपियां थी वो कब तैयार की थी। असित कुमार हल्दर साहब की बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी उन्होंने, तो वो सन कौन सा था। 1920 में, 1925 में, 1921 में या 1930 में। ठीक है, तो चलिए संडे मैराथन में आप स्पेशल सीरीज देख रहे हैं 50 प्रश्नों की। सावधान रहें और सुरक्षित रहें और बिना वजह के कहीं पे जो है आप अपना पैसा ना पेड करें पैड बैच के नाम पे, क्योंकि धोखे बहुत सारे आजकल दुनिया में लोग देने वाले हैं और आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको आगे। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा 1921 में। पांचवा प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 का कहना है कवि, कहानीकार, चित्रकार, यानी कवि भी, कहानीकार भी और चित्रकार भी आदि विशिष्ट गुण किस कलाकार में पाए जाते हैं इसमें से। मतलब कवि भी थे, एक कहानीकार भी थे और एक चित्रकार भी थे। ये तीनों गुण एम.एफ. हुसैन में थे, रविन्द्रनाथ टैगोर में थे, एन एस बेंद्रे या फिर हैबर साहब के हैबर। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों में का जो काबिलियत थी, तीनों चीज़ों की, एक कलाकार के अंदर एक चित्रकार, एक कहानीकार और एक कवि छुपा हुआ था। ये तीनों गुण इसमें से किस कलाकार में थे, ये हमारा पांचवा प्रश्न का कहना है और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है नर्तकी आम्रपाली, नर्तकी आम्रपाली नामक चित्र किसका बनाया गया। यानी नाचने वाली जिसका नाम है आम्रपाली, नर्तकी का मतलब नाचने वाली और उनका नाम था आम्रपाली। नर्तकी आम्रपाली नामक चित्र क्या राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया, नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया या यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाया गया। छठा प्रश्न है, ड्रॉप करते जाइए अपने प्रश्नों के उत्तर का। सुपर संडे मैराथन सीरीज के 50 प्रश्नों की आज सीरीज में आज का टेस्ट क्या होगा आपका बेस्ट, ये देखा जाएगा। तो 6 नंबर प्रश्न और सही जवाब इसका जो होगा वो हो जाएगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था नर्तकी आम्रपाली नामक चित्र। 7वां प्रश्न कह रहा है यामिनी रंजन राय ने सूत्रपात किया, सूत्रपात किया यामिनी रंजन राय ने। देखिए कितना अच्छा वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। ये जो शब्द है आपका ये ऊपर सूत्रपात, इसी तरह के वर्ड जो है इस्तेमाल कर लिए जाते हैं और आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना देता है। शिल्पी चक्र का, आज कलाकार का समूह, यंग तुर्कश का या टखमल 28 का। मतलब यामिनी रंजन राय साहब ने कौन से ग्रुप का सूत्रपात यानी उसको प्रतिपादित कह लीजिए उस चीज़ को किया था। ठीक है, ग्रुप की बात कर रहा है। 7वां प्रश्न यही कह रहा है आपसे सूत्रपात करना, और वो किया था इन्होंने शिल्पी चक्र का। ठीक है, 8वां प्रश्न देखिए के हैबर का जन्म 1912 में, के हैबर का 1912 में जन्म पूछ रहा है कहाँ हुआ था। राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में। कौन सी जगह पे के हैबर साहब का जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो ये है आपका 8वां प्रश्न 50 प्रश्नों की सीरीज के
महा मैराथन में कुछ अच्छे प्रश्न आज भी हमने लिए हैं रिवीजन के रूप में, और बेहद आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। 8वें प्रश्न का सही जवाब है कर्नाटक में। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है पटना शैली की खोज किसने की? पटना शैली की खोज किसने की? पर्सी ब्राउन ने, अवनींद्र नाथ ने, पीसी मानक ने या एमएफ हुसैन ने? इसमें से वो कौन सा कलाकार है जिसने पटना शैली की खोज की? यह है आपका 9 नंबर प्रश्न। ठीक है, और टीजीटी 2022 के उम्मीद करता हूं कि आपके फॉर्म सबके कंप्लीटली फिलिप हो गए होंगे और आप सब कुछ अच्छे से कर दिए होंगे, क्योंकि वो प्रेफरेंस बहुत ज़रूरी है पहले। अगर वो सही नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। और 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा पीसी मानक ने। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई? जो पहाड़ी पेंटिंग है उसका विकास टाइम क्या है? विलंबित 17 से शुरुआती 18वीं शताब्दी, या शुरुआती 18 से विलंबित 19वीं शताब्दी, या विलंबित यानी देर जिसको कहते हैं 18 से और प्रारंभिक 19वीं से, या फिर कह रहा है आपका प्रारंभिक 15वीं से या विलंबित 17वीं से। तो पहाड़ी पेंटिंग विकसित हुई किस समय में, ये हमारा 10वां प्रश्न है। और प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका बी, प्रारंभिक 18 और विलंबित 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 11 है आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसने की? ठीक है, मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1526 में हुई थी। ये आपका एक सवाल मिल गया आपको। किसके द्वारा की गई, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न का कमेंट्स आप करिए कि अकबर ने की, बाबर ने की, हुमायूं ने की या औरंगजेब ने। स्थापना मतलब ये हुआ कि मुगलों का जब दौर चला तो शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, स्थापना कह रहा है नींव नहीं। ठीक है, जब नींव की बात होती है तो नींव वाले में कुछ और बात हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले स्थापना जो जिनके द्वारा मुगल दौर की शुरुआत हुई वो हुई बाबर के द्वारा। ठीक है, और शुरुआत वहाँ से हुई, लेकिन जब गढ़ जब जमाया गया, यहाँ पे आके गढ़ जमा दिया गया, तो उस समय जो है अकबर के द्वारा ये सब चीज़ें शुरू हुई। ठीक है, 12वें प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है रेब्रा के आत्मचित्रों की संख्या कुल कितनी है? पाश्चात्य कलाकार रेब्रा के आत्मचित्र यानी सभी यानी पोर्ट्रेट की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 30, 60, 50 या 62? ठीक है, यह है आपका 12वां प्रश्न, और आप देख रहे हैं संडे मैराथन स्पेशल। ठीक है, रात 8 बजे ये इन्फॉर्मेशन हमारे नए सब्सक्राइबरों के लिए है कि वो जान जाए कि रात 8 बजे ये क्लास डेली चलती है। तो रेब्रा के आत्मचित्रों की कुल कितनी है संख्या, ये पूछ रहा है। 30, 60, 52 या 62? तो हमारे 12वें प्रश्न का सही जवाब होगा 62। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 13 का कहना है
अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? जो अपभ्रंश शैली है उसमें अधिक हुआ है कौन से रंग का यूज? ठीक है, अधिक रंग का प्रयोग अपभ्रंश शैली में हरा हुआ है, नीला हुआ है, सुनहरा हुआ है या सफेद रंग का हुआ है? यह है आपका 13वां प्रश्न। तो चलिए साथियों, कमेंट्स करते जाइए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो 13वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा सुनहरा रंग। अपभ्रंश शैली में जिस रंग का सबसे अधिक प्रयोग हुआ वो था आपका सुनहरा रंग। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। जातक कथाओं की भाषा क्या थी? जातक जो कथाएं थी उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा क्या थी? हिंदी भाषा में थी वो जातक कथाएं, पाली भाषा में थी, संस्कृत भाषा में थी या उर्दू भाषा में थी? किस भाषा में थी जातक कथाएं? ठीक है, यह है आपका प्रश्न संख्या 14, महामैराथन स्पेशल सुपर संडे 50 प्रश्नों की सीरीज का। आज की टेस्ट काफ़ी बेस्ट है और काफ़ी बेस्ट आपकी परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। ठीक है, तो जातक कथाओं की भाषा क्या है? 14 नंबर प्रश्न का कहना है और उसकी भाषा है पाली भाषा। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या पूछ रहा है। 15 नंबर प्रश्न का पूछना है, बिहार को कहा जाता है, बिहार को क्या कहा जाता है? गर्भगृह, पूजा गृह, निवास स्थान, रसोई गृह। ठीक है, बिहार मतलब बिहार वो बिहार नहीं जो बिहार राज्य की बात कर रहा है उसकी नहीं। यहाँ बिहार से मतलब है एक होता है चैत्य और दूसरा होता है बिहार। ठीक है, और ये बौद्ध भिक्षुओं का दोनों जगह था अलग अलग। बौद्ध भिक्षु बिहार में क्या करते थे और चैत्य में क्या करते थे, ये है इसका कहने का मतलब। तो बौद्ध भिक्षु जो थे वो बिहार में निवास करते थे, यानी वो रहने का स्थान था, और चैत्य उनका पूजा गृह था। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा निवास स्थान। 16वें प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने? पाल शैली के जो चित्र हैं वो कौन से स्थानों पर बने हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और नेपाल, गुजरात, राजस्थान, असम, या फिर इनमें से कहीं भी नहीं। ठीक है, पाल शैली के चित्र किन किन स्थानों पर बने हुए मिलते हैं, ये आपका 16वां प्रश्न है। और इसका सही जवाब आपका क्या होगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बंगाल, बिहार और नेपाल में। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ क्या है? पाल शैली का जो चित्रित ग्रंथ है वो महावीर चरित्र है, बाल गोपाल स्तुति, प्रज्ञा परमिता या रति रहस्य? चलिए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए और बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि इसमें से कौन है पाल शैली का सचित्र ग्रंथ ऑप्शन के अनुसार। कमेंट्स करिए फटाफट साथियों। और आज की सीरीज सुपर संडे सीरीज का परफॉर्मेंस बेहतरीन जो है बताइए और सावधान जरूर रहिएगा, क्योंकि एक कमेंट्स की वजह से जो है बार बार हमें ये बात कहना पड़ा है कि सचिन जी 1200 रुपये दिए थे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी जो है इधर उधर के चक्कर में डूबें। चुपचाप पढ़िए और सेल्फ स्टडी करिए। तो चलिए साथियों, 17वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा प्रज्ञा परमिता।
18 नंबर प्रश्न कह रहा है सित्तनवासल गुफा की खोज किस सन में हुई? 1935 में, 1934 में, 1957 में या 1940 में? सित्तनवासल गुफा की खोज इनमें से कौन से सन में हुई है? 18 नंबर प्रश्न का पूछना है। सित्तनवासल गुफा, ठीक है। तो चलिए बताइए। और ये है हमारा मोबाइल नंबर। डेली वीडियो में आपको ज़रूर बता देता हूँ अपना मोबाइल नंबर, कि अगर कोई आपको डाउट हो तो आप अपना प्रश्न यहाँ पे 9779, ठीक है, आसानी से कला से संबंधित कोई भी आप अपना प्रश्न पुटअप कर सकते हैं, टेलीग्राम से लेके व्हाट्सएप से लेके कहीं भी। तो हमारे 18 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1934 में। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है बाघ की कौन सी गुफा हाथी खाना के नाम से संबोधित की जाती है? हाथी खाना के नाम से बाघ की एक गुफा को जानी जाती है, संबोधित की जाती है, कही जाती है, कह लीजिए पुकारी जाती है। वो कौन सी है? पांचवी, तीसरी, दूसरी या चौथी? हाथी खाना के नाम से बाघ की एक गुफा को जानते हैं और उस गुफा संख्या का नाम क्या है? तो उस गुफा का नाम है संख्या का तीसरी। तीसरी को हम लोग कहते हैं तीसरी हाथी खाना, ठीक है, याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है राहुल समर्पण जो चित्र है वो किस गुफा में है? और ये अजंता में है। पहले तो जान जाती अजंता की गुफा में है राहुल समर्पण नामक चित्र। तो अजंता की कौन सी गुफा में चित्रित है राहुल समर्पण नामक चित्र? 17 में है, 10 में है, 16 में है या 19 में है? किस में है? राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की गुफा के, ठीक है। तो यह है आपका प्रश्न संख्या 20। 20 प्रश्न अभी तक आप कंप्लीट कर चुके हैं 50 प्रश्नों में आज के संडे मैराथन सीरीज का। और उम्मीद करता हूं कि अभी तक के जो भी आप प्रश्न पढ़े होंगे इसके अच्छे आपके रिस्पॉन्स आ रहे होंगे। इसका सही जवाब होगा 17, ठीक है। 17वीं गुफा राहुल समर्पण अजंता की। बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? अजंता में जो गुफाएं हैं उसमें कितने प्रकार की गुफाएं हैं अजंता में? 4 प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं, 5 प्रकार की हैं या आपकी 3 प्रकार की हैं, ठीक है। कितने टाइप की है गुफाओं की संख्या अजंता में? यह है आपका 21 नंबर प्रश्न। और 21वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 2 तरीके के, ठीक है। कौन कौन है इसको आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा जरूर, कौन कौन है। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है पुजारी राजा निर्मित हैं। पुजारी राजा निर्मित हैं, ठीक है। एलोरा में, बाघ की गुफा में, एलिफेंटा की गुफा में या सित्तनवासल की गुफा में, ठीक है। ये कह रहा है कि पुजारी राजा जो है वो कहाँ निर्मित हैं। एक चीज़ देखिएगा साथियों, ये प्रश्न पूछा तो ठीक गया है लेकिन ये ऑप्शन जो है गलत बन गया है, ध्यान नहीं आया है। ये ऑप्शन गलत बन गया है 22 नंबर प्रश्न का। पुजारी राजा निर्मित हैं तो ये यहाँ ये पूछ रहा है कि पुजारी राजा किससे निर्मित हैं, मतलब किस तरह के पत्थर से निर्मित किए गए हैं, ये यहाँ पे सवाल था। और लेकिन यहाँ ऑप्शन कुछ और हो गया है जो ध्यान में नहीं आया है, इसलिए इसको जो है रिजेक्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा।
पूछ रहा है सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शिलालेख में कितने अक्षर हैं। सिंधु सभ्यता के जो सबसे बड़े शिलालेख हैं, सबसे बड़े, उसमें अक्षरों की संख्या 17 है, 20 है, 15 है या 19 है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शिलालेख में अक्षरों की संख्या कितनी है। यह है आपका 23 नंबर प्रश्न और आप देख रहे हैं 50 प्रश्नों की संडे मैराथन सीरीज। 23वें प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब होगा 15। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शिलालेख में अक्षर है 15। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान कब हुआ। हड़प्पा सभ्यता के विषय में सबसे पहले जो जानकारी हुआ वो किस सन में हुआ। 1958 में, 1878 में, 1954 में या 1858 में। 24 नंबर प्रश्न सिंधु सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके विषय में सबसे पहले जानकारी जो हुई वो कौन से सन में हुई। ये हमारा 24 नंबर प्रश्न का कहना है और इसका सही जवाब होगा 1878 ईस्वी में। कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि उस कलाकार का नाम दे जिससे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। ध्यान से देखिएगा, उस कलाकार का नाम बताना है जिससे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। अच्छा प्रश्न है ये, बिल्कुल थोड़ा सा न्यू हट के है प्रश्न ये। ठीक है, क्या उनका नाम साल्वाडोर डाली है, मार्सेल, पाब्लो पिकासो या इनमें से कोई नहीं। वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाने जाने वाले इसमें से कौन से कलाकार हैं। 25 नंबर प्रश्न का यही कहना है और इसका सही जवाब होगा मार्सेल। कौन है? मार्सेल है। ठीक है, अगला प्रश्न 26 नंबर पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान। आधुनिक कला के वादों का जो जन्म स्थान रहा वो जर्मनी रहा, फ्रांस रहा, इंग्लैंड रहा या अमेरिका रहा। तो चलिए साथियों, फटाफट ड्रॉप करते जाइए प्रश्नों के आज के इस बेहतरीन संडे मैराथन की श्रृंखला के टेस्ट सीरीज का, जिसमें 50 प्रश्न हैं और आपको आज देखना है क्या है आपका परफॉर्मेंस। ठीक है, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान इनमें से कहाँ है। 26 नंबर प्रश्न का कहना है और वो है आपका फ्रांस। 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आराम से धीरे धीरे प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। मैरिज ऑफ वर्जिन, मैरिज ऑफ वर्जिन ये एक चित्र है, किसके द्वारा बनाया गया। अल्बर्ट ड्यूरर के द्वारा, राफेल, टर्नर या लियोनार्डो दा विंची। किस पाश्चात्य कलाकार ने या कह लीजिए यूरोपीय कलाकार ने बनाया है मैरिज ऑफ वर्जिन नामक चित्र। ठीक है, तो पिछले साल आपको पता ही होगा कम से कम 12 क्वेश्चन जो है आपके पाश्चात्य से थे, जो कि हमारे टीजीटी के सिलेबस में है नहीं, इसलिए तैयारी हर एंगल से हमको रखनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो है इधर ही का ही पढ़ेंगे और पाश्चात्य को भूल जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा पाश्चात्य का भी चलते रहेंगे। तो 27वें प्रश्न का सही जवाब होगा राफेल। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है।
प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सफर, द लास्ट सफर के चित्रकार लियोनार्डो दा विंची हैं, माइकल एंजेलो, अल्बर्ट ड्यूरर या राफेल। ठीक है, द लास्ट सफर ये एक चित्र है, इसमें से एक यूरोपीय कलाकार के द्वारा बनाया गया और उस कलाकार का नाम आपको बताना है। ठीक है, 28 प्रश्न पे हैं। धीरे धीरे प्रश्नों की सीरीज आपके आगे बढ़ती हुई आज के सुपर संडे मैराथन की। हमारे जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, सबसे पहले तो उन सब्सक्राइबरों का एएमयू क्लासेस वेलकम करता है कि आपने भरोसा किया हमारे इस चैनल पे और इस भरोसे पे हम हमेशा आपको खरा उतरेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो 28वें प्रश्न का सही जवाब है लियोनार्डो दा विंची ने बनाया द लास्ट सफर। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है पटना शैली के चित्रकारों को सबसे पहले किसका संरक्षण प्राप्त हुआ। पटना शैली के जो चित्रकार थे उनका सबसे पहले संरक्षण यानी किसकी छत्र छाया में उन्हें संरक्षण मतलब होता है शरण में ले लेना। ठीक है, अपने शरण में ले लेना मतलब संरक्षण का सीधा और सिंपल अर्थ हुआ कि उन चित्रकारों को अपने शरण में ले लिया गया और उनसे जो है कला के रूप में अपना काम कराया गया। तो वो बिहार के राजा थे जिन्होंने संरक्षण में लिया पटना शैली के चित्रकारों को। मिथिला के राजाओं ने अंग्रेजी शासक ने प्राप्त हुआ संरक्षण या अंग्रेजी अधिकारियों का किसका प्राप्त हुआ संरक्षण। पटना शैली के चित्रकारों का सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ, ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो वहाँ के अंग्रेजी शासक थे, उसमें जो अधिकारी थे उन अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हुआ था। अंग्रेजी शासक के अंग्रेज जो अधिकारी थे उनके संरक्षण में वो गए और उनके हिसाब से उन्होंने जो है पाश्चात्य में भी काम किया और यहाँ भी किया। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर का उद्घाटन किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। राजस्थान ललित कला अकादमी है जयपुर में और उसका उद्घाटन इनमें से किसने किया था। मोरारजी देसाई ने, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, देखिएगा 2 ऑप्शन इसमें और देखिए मिस हो गया है, आज कुछ ज़्यादा ही मिसिंग जो है टाइपिंग दिख रही है मुझे, ये ऑप्शन में ही नहीं रहना चाहिए। मोरारजी देसाई, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, 2 ऑप्शन और लगा लीजिए आप इसमें, पीवी नरसिम्हा राव कह लीजिए, पीवी नरसिम्हा राव, और कह लीजिए इनमें कोई नहीं। ठीक है, 2 ऑप्शन और लगा लीजिए। ये ऑप्शन जो है महाभारत कथा और रामायण कथा, ये इसके ऑप्शन नहीं होगा। तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर का उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया या डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने या पीवी नरसिम्हा राव या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन मैंने एक बना दिया है, आंसर से मतलब है हमें थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ये आप भी जानते हैं। तो ये 30 नंबर प्रश्न का कहना है और इसका जो सही जवाब होगा 30 का, वो आपका हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा ललित कला अकादमी राजस्थान के जयपुर का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न कह रहा है अकबर कालीन चित्रकारों ने सर्वाधिक संख्या थी। अकबर कालीन चित्रकारों ने नहीं, चित्रकारों में होगा। ठीक है, में अकबर कालीन चित्रकारों में सबसे अधिक जो संख्या थी वो फारसी चित्रकारों की थी, भारतीय मुसलमानों की, हिंदू चित्रकारों की, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए साथियों, कमेंट्स को जारी रखिए, मेरे प्रश्न के
उत्तर से पहले, ताकि आप अपना टेस्ट खुद पे खुद जांच सकें कि क्या है आपके टेस्ट की अपनी परफॉर्मेंस। और 31वें प्रश्न पे आप हैं 50 प्रश्नों की सीरीज में। अकबर कालीन पूछ रहा है चित्रकारों की सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी। तो आपको अच्छे से पता है हिंदू चित्रकार अकबर के दौर में ज़्यादा थे और वो भी काबिल थे। ठीक है, उनके 9 रत्नों में भी थे, अच्छे खासे हिंदू, और दीन इलाही इन्हीं की देन थी और सभी धर्मों का वो आदर करते थे। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है। ठीक है, ये एक चित्र है मुगल कलाकार का, लाल पुष्प। गोवर्धन ने बनाया है उसको, उस्ताद मंसूर ने, अबुल हसन या किशन दास। तो ये जो पुष्प था ये जहांगीर के शासनकाल में बना था और जहांगीर के शासनकाल में ही वो चित्रकार भी हैं और काफ़ी मशहूर हैं। वो पशु पक्षियों के लिए काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन उन्होंने बनाया था जिनका नाम था मंसूर साहब। फूलों वगैरह यानी नेचर से भी रिलेटेड चित्र बनाया करते थे। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ। अजंता का सबसे बेहतरीन कार्य किस काल में हुआ। ठीक है, सबसे अच्छा कार्य अजंता का गुप्त काल में हुआ, चालुक्य काल में हुआ, कुषाण काल में हुआ या वाकाटक काल में हुआ। ठीक है, ये पूछ रहा है 33 नंबर। तो अजंता का सबसे बेस्ट कार्य जो है वो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 34 नंबर प्रश्न है, तो कह रहा है आपका 34 नंबर प्रश्न एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है कि एलोरा का कैलाश मंदिर एलोरा की जान है, उसको राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था। यहाँ अब पूछ रहा है उस नरेश का नाम क्या था जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर का एलोरा में निर्माण करवाया था। अमोघ वर्ष, कृष्णराज प्रथम, दंती दुर्ग या विक्रमादित्य। ठीक है, तो चलिए टीजीटी पीजीटी के महामैराथन के आज के सीरीज में आप 50 प्रश्नों की महामैराथन सुपर संडे देख रहे हैं, जिसके 34 नंबर प्रश्न पे हैं एलोरा में कैलाश मंदिर एलोरा की जान है, उसको बनाया राष्ट्रकूट शासकों ने। ये तीनों आंसर आप पढ़ चुके हैं पहले पीछे के वीडियो में। और उस नरेश का नाम क्या था, तो नाम था कृष्णराज प्रथम। बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर्फ कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी के अवशेष हैं। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाला, ये जो सिर्फ दोनों हैं, ये दोनों ये कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं। मतलब कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ से नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले मूर्ति हमें प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो से, लोथल से, धोलावीरा से या मोटेरा से। ठीक है, 35वां प्रश्न का ये कहना है। तो 35 नंबर प्रश्न पे हैं आप सुपर संडे मैराथन सीरीज के। और नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाला जो आपकी मूर्ति शिल्प मिली है सिंधु सभ्यता के अवशेष में, वो जिस जगह से मिली है उस जगह का नाम है मोहनजोदाड़ो। 36 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हिंदुस्तान में 5 हैं, 8 हैं, 7 हैं या 1 है। ठीक है, कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं आपके हिंदुस्तान में, अपने भारत में, यह है हमारा प्रश्न। ठीक है, तो
फटाफट बताइए। सुपर संडे स्पेशल चल रहा है आपका। आज के इस वीडियो में प्रश्न भी रिवीजन के अच्छे हैं और उम्मीद करूंगा कि आपको बेहद पसंद आएंगे। लाइक शेयर ज़रूर देंगे आप। और इसका सही जवाब है 7। क्या हो जाएगा? 7 है। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न के बाद आप बढ़ेंगे 37वें प्रश्न की तरफ। 37 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय प्राचीन मतलब बहुत पुराना, कौन से राज्य में है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या गुजरात में? और विश्वविद्यालय जो शब्द है ना, ये जो शब्द है विश्वविद्यालय, ये बौद्धों की देन है। बौद्ध जब भारत में थे और उस समय जो है बौद्धों की जो शिक्षा चल रही थी उसमें विश्वविद्यालय देन उन्हीं की थी और नालंदा उन्हीं के समय में बना, इसीलिए प्राचीन नाम रखा गया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो इस समय बिहार में है और बौद्धों की देन है विश्वविद्यालय शब्द। ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा क्या कह रहा है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ? महाबलेश्वर में, महाबलीपुरम में, मदुरई में या एलोरा में? सूर्य मंदिर। 38 नंबर प्रश्न। इस मैराथन के फाइनल समिट के करीब आ रहे हैं आप, और आप करीब आने से पहले अपने आप को टेस्ट कर लेंगे कि क्या है आज की आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस संडे की। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, यह आपका 38 नंबर प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा महाबलीपुरम में। 39 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि लिंगराज मंदिर कहाँ है? ठीक है। सूर्य मंदिर महाबलीपुरम में था, तो लिंगराज मंदिर पुष्कर में है या उड़ीसा में है या महाबलीपुरम में है या तंजौर में है? ठीक है। तो क्या पूछा गया है? लिंगराज मंदिर कहाँ है इस समय स्थित आपका? पुष्कर में, उड़ीसा में, महाबलीपुरम में या तंजौर में? 39 नंबर प्रश्न का ये कहना है आपके। 39 नंबर प्रश्न। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। ठीक है। 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 40 देखिएगा क्या कह रहा है। केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? मशहूर आधुनिक कलाकार केजी सुब्रमण्यम का एक प्रसिद्ध म्यूरल लगा है इनमें से एक शहर में। उस शहर का नाम क्या? दिल्ली है, मुंबई है, लखनऊ है या बनारस है? दोस्तों, चाहे आप किसी भी राज्य से हों, किसी भी राज्य से हैं और अगर आप कला की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में बहुत सारे आपके वीडियो अच्छे खासे मिलेंगे और मुझे यकीन है कि आपको इस बात का ज़रूर एहसास होगा कि इसकी तैयारी मुझे करने में कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। ठीक है। ये क्लास डेली आपकी अपडेट रहती है, चाहे एग्ज़ाम हो रहा हो या ना हो। 8 बजे हमेशा आपको इस पे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है। तो 40वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका लखनऊ। अब बढ़ते हैं 41 पे। अब आपका 50 प्रश्न पूरा होने के लिए कुछ ही प्रश्न बचे हैं फाइनल सबमिट के। कह रहा है 41वां प्रश्न, उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा, जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौवन समागम को अभिव्यक्त किया। मतलब स्त्री पुरुष के यौवन समागम मतलब उनके रिलेशनशिप को कह लीजिए ज़्यादा अभिव्यक्त किया, मतलब दिखाया, तवज्जो दिया अपने कला में। उस कश्मीर के कलाकार का नाम बताना है। क्या नाम है उनका? परितोष सेन, लालू प्रसाद शाह, जी.आर. संतोष, जयराम पटेल। ठीक है। अपने कला में, अपने चित्रकला में तवज्जो दिया, अभिव्यक्त किया, पेश किया, दिखाया स्त्री और पुरुष के यौन समानता का
वो कलाकार कश्मीर में पले बड़े थे और उस कलाकार का नाम क्या है? तो उनका नाम है GR संतोष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है 42 नंबर, कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? कन्हेरी गुफा स्थित है कहाँ? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है कन्हेरी गुफा? साथियों 42 नंबर प्रश्न का यही पूछना है। तो कमेंट्स कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग ड्रॉप करते रहिए, फटाफट फटाफट करिए, क्योंकि अब आप फाइनल सबमिट के तरफ हैं। तो फटाफट करिए ताकि आपको पता चले अपना परफॉर्मेंस। और इस प्रश्न का सही जवाब है महाराष्ट्र में कन्हेरी गुफा है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले कलाविद की उपाधि राजस्थान के किस कलाकार को दी गई? सबसे पहले कलाविद यानी फेलोशिप की उपाधि राजस्थान के जिस कलाकार को दी गई उनका नाम क्या कृपाल सिंह शेखावत था, भूरी सिंह शेखावत, राम गोपाल विजयवर्गीय या भगवान दास? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले वो कला के शख्स थे राजस्थान के जिन्हें कलाविद यानी फेलोशिप की, कलाविद मीन्स फेलोशिप की उपाधि राजस्थान के उस कलाकार को पहला थे वो जो दी गई थी। वो कौन थे इनमें से? ये नाम पूछ रहा है आपका 43 नंबर प्रश्न, जिसका सही जवाब है राम गोपाल विजयवर्गीय को। ठीक है, आगे बढ़ें। 44 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है, कोलाज माध्यम का सबसे पहले यूज किसके द्वारा किया गया? कोलाज माध्यम आपको पता ही है। कोलाज माध्यम बहुत लोगों को पता है, कुछ लोग को अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ कि कपड़ा या कह लीजिए कागज, इसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कतरन कह लीजिए कटे हुए, उनको चिपकाया जाता है। चिपका के जो है चित्र बनाए जाते हैं, कला बनाए जाते हैं, उसी को कोलाज कहते हैं। उस कोलाज का सबसे पहले प्रयोग सेजा एवं वान गॉग ने किया था, मोने या माने ने किया था, रूबेंस एवं ब्रुगेल ने किया था, या पिकासो एवं ब्राक ने किया था? किसने किया था? ठीक है, 44 नंबर प्रश्न का कहना है तो कोलाज माध्यम का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कलाकार हैं पाब्लो पिकासो और ब्राक। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न देखिएगा। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति थी। एलिफेंटा के जो समीप समुद्र तट है वहाँ पे एक बड़ी मूर्ति शेर की थी, हाथी की थी, घोड़े की थी या बैल की थी? ठीक है, तो चलिए साथियों, महामैराथन के संडे सीरीज में आप 45 नंबर प्रश्न पे हैं। 50 प्रश्नों में आप 45 प्रश्न की तरफ आ चुके हैं और 5 प्रश्न और आपके बचे हैं इस फाइनल सबमिट के करीब के। और 45वें प्रश्न का जो कहना है, एलिफेंटा के समुद्र तट के समीप एक बड़ी मूर्ति थी, वो किसकी थी? तो वो थी हाथी की, बिल्कुल हाथी की तरह, इसलिए एलिफेंटा नाम दिया गया उसे। 46 नंबर प्रश्न देखिएगा। शीतलवासन का अर्थ माना जाता है, शीतलवासन का जो अर्थ माना जाता है, यानी शीतलवासन गुफा में जो शीतलवासन का अर्थ माना जाता है वो सिख संतों का पूजा गृह माना जाता है। अर्थ उसका माने मतलब, या फिर जैन संतों के सिद्धों का निवास, या फिर जैन संतों का पूजा गृह, या हिंदू संतों का पूजा गृह। शीतलवासन गुफा आपने पढ़ा है बार बार कि शीतलवासन गुफा, लेकिन शीतलवासन गुफा को, शीतलवासन जो शब्द है उसका मतलब, माने, अर्थ क्या होता है इनमें ऑप्शन के अनुसार? तो शीतलवासन का जो सही अर्थ होता है वो होता है जैन संतों के सिद्धों का निवास। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है अभिनव गुप्त का
जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो इनमें से कौन सा है? अभिनव भारती, चित्रलक्षणम, रसमंजरी या चित्रसूत्र? ठीक है। अभिनव गुप्त, जिन्होंने 9वें रस के बारे में बताया, उस रस का नाम है शांत रस। शांत रस के बारे में अभिनव गुप्त के द्वारा बताया गया और उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखी है। इनमें से वो कौन से ग्रंथ हैं? यही था प्रश्न हमारा। तो प्रसिद्ध ग्रंथ जो हमारा है इनका द्वारा लिखा गया वो है अभिनव भारती। 48 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है, कला असत्य की अनुकृति है। ठीक है, ये देखिएगा, असत्य नहीं होगा, सत्य होगा। टाइपिंग मिस्टेक है, सत्य। कला सत्य की अनुकृति है, ये किसने कहा? एक इसमें कॉमन पॉइंट ये देख लीजिए, अनुकृति। अनुकृति शब्द इसमें से किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया कला में? सुकरात के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, हेगल के द्वारा या टॉल्स्टॉय के द्वारा? ठीक है, इसका कॉमन पॉइंट क्या है? अनुकृति। तो कला सत्य की अनुकृति है और उसमें जो अनुकृति शब्द है वो इस्तेमाल किया प्लेटो ने, इसलिए ये कोटेशन उन्हीं के द्वारा कहा गया। ठीक है। और 49 नंबर प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न और है आपके पास फाइनल सबमिट के। ठीक है, तो 49 नंबर प्रश्न, तेल चित्रण का जो माध्यम है वो कौन सा तेल है? 49 नंबर प्रश्न का कहना है कि तेल चित्रण यानी ऑयल पेंटिंग का जो माध्यम है उसमें हम किस तरह का ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसको सबसे पहले आधुनिक कला में राजा रवि वर्मा के द्वारा इस्तेमाल किया गया। तेल चित्रण में हम कौन से तेल का इस्तेमाल करते हैं? सरसों के तेल का, अखरोट के तेल का, अलसी का तेल या सोया का तेल? ठीक है। 49 नंबर प्रश्न, आखिरी प्रश्न अब इसके बाद होगा और आपका हो जाएगा फाइनल सबमिट और आप अपने टेस्ट को देख लेंगे अपनी काबिलियत के साथ कि आज क्या है आपका बेस्ट। ये रिवीजन सुपर संडे मैराथन में आज है आपका और इसका सही जवाब होगा अलसी के तेल। ठीक है, ऑयल तेल के माध्यम अलसी का तेल। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपसे कह रहा है 50वां प्रश्न, महा मैराथन के 50 प्रश्न आपके कंप्लीट होने जा रहे हैं आपके कमेंट्स के साथ कि कितना आप सही करेंगे। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? आखिरी प्रश्न आपसे कह रहा है आज का सुपर संडे का, किस राज्य की लोक कला है मधुबनी पेंटिंग? पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पंजाब की या बिहार की? कहाँ की लोक कला है मधुबनी कला? वीडियो का आखिरी प्रश्न और इसी प्रश्न के बाद 50 में कितना सही गया ये आप देखेंगे और हम भी देखेंगे। और एक बार फिर से आपसे विदा लेने से पहले कहेंगे कि सावधान रहिए और किसी को पैसा वगैरह पेड मत कीजिए एडवांस बिना वजह का, क्योंकि बाकी लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास है कुछ नहीं और दुनिया भर की इधर उधर की बातें करके पैसा ले लेते हैं और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो का आखिरी प्रश्न का उत्तर होगा आपका बिहार। और चलिए साथियों, आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।